और अब मैं प्रोफेसर राजन के पास भी जाना चाहूंगा। प्रोफेसर राजन, इधर ईरान में चली रहा है, उधर वेनेजुएला से कहते हैं हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो वहां रखा हुआ था वो ब्रिटेन के साथ मिलकर, आईएईए के साथ मिलकर अमेरिका ने वहां से हटाया, समुद्र और जमीन के रास्ते वो अमेरिका ले गए और अमेरिका में अब ये सुरक्षित हो गया है। ये हाईली एनरिच्ड यूरेनियम वेनेजुएला में बहुत खतरे में था। देखिए, वेनेजुएला में उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, इसमें कोई शक नहीं है, एक मिलिट्री सक्सेस के रूप में देखा जाता है। अगर वेनेजुएला नहीं होता इस ढंग से तो मैं बताता हूँ कि शायद ईरान में भी जो घटना हुई वह भी शायद वहाँ पे नहीं होती, क्योंकि उनको लगा कि जिस ढंग से वेनेजुएला में कैप्चर किया, कॉन्स्पिरेसी किया उनके जो दूसरे रूलर्स थे, लीडर्स थे उनके साथ, और वहाँ पे तो वेनेजुएला में जो भी दो चीज, वहाँ के सारे रिसोर्सेस वहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे जो भी अगर यूरेनियम अगर मिला है सच में, हालांकि वो इंफॉर्मेशन कितना सही है मुझे देखना पड़ेगा, अगर मिला है तो उसको सबसे पहले तो यह कि उनको वेनेजुएला ने क्यों उस ढंग का कितना % यूरेनियम एनरिच किया था, उसका मकसद क्या था, क्या वेनेजुएला भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वेनेजुएला कोई न्यूक्लियर स्टेट नहीं है मैं बता दूं। और जो एनपीटी की संधि है उसके हिसाब से एनपीटी और सीटीबीटी का जो ये होता है, जो रेजीम होता है, उसके हिसाब से वेनेजुएला उसमें नहीं आता है। वेनेजुएला में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो किस देश ने उसको सहयोग किया है, और फिर अगर उसको यूएस में ट्रांसफर किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि चूंकि पूरी तरह से वहाँ की जो सत्ता है अमेरिका के कंट्रोल में है, तो तेल और जो जितने भी दूसरे रिसोर्सेस हैं सबको अमेरिका पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है, तो उसको अमेरिका ले जा सकता है या यूरोप या किसी भी देश में जाए तो वहाँ ले जा सकता है। तो ये कोई बड़ी उपलब्धि अभी के समय में तो मेरे हिसाब से नहीं है। अभी उपलब्धि तब होती जब कोई एग्रीमेंट ईरान के साथ हो पाता। मेरा तो ये बड़ी दिलचस्पी होगी सर देखने में कि वाकई पूरी दुनिया की इतनी फिक्र है, पूरी दुनिया में शांति और डेमोक्रेसी बहाल करना चाहता है अमेरिका, थोड़ा ये कोशिश नॉर्थ कोरिया की तरफ भी कर लेता तो शायद ज्यादा भला हो जाता। थोड़ा वहां से, वहां एनरिच्ड यूरेनियम नहीं है, वहां तो पूरे हथियार बन गए हैं, उनको भी वहां से हटाने की आवश्यकता है, क्योंकि उससे ज्यादा खतरा, उतना सिरफिरापन तो शायद कहीं नहीं है। तो बजाय ईरान और वेनेजुएला में फोकस करने के वो अगर थोड़ा नॉर्थ कोरिया और किम जोंग उन की तरफ फोकस करते तो मुझको समझ में आता कि वाकई उनकी चिंता। और अभी एक बार फिर से उन्होंने कह दिया है कि मैंने 9 लड़ाइयां रुकवा दी हैं, बड़ी खतरनाक लड़ाइयां थी, अब 10वीं रुकवा रहा हूं, रशिया यूक्रेन रुकवा रहा हूं, और देखिए मैंने 9 से 11 तारीख तक सीज फायर करा दिया है। अब वो अब रशिया और यूक्रेन के बीच में इस दौरान बंदूकें नहीं गरजेंगी और एक दूसरे के कैदियों की अदला बदली होगी। मतलब दुनिया में जहां जो कुछ अच्छा हो रहा है वो असल में ट्रंप की वजह से हो रहा है, और यही अच्छा वो इधर भी कर रहे हैं जो आपको मिडिल ईस्ट में होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये अच्छा पता नहीं क्यों करने की हिम्मत या हिमाकत वो नॉर्थ कोरिया के संदर्भ में नहीं जुटा पाते। अगली खबर है, इराक की संप्रभुता का लगातार उल्लंघन हो रहा है। बगदाद के आसमान में उड़ते दिखे यूनाइटेड स्टेट्स के विमान, बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते दिखे अमेरिकी विमान। ये आशीष जरा इस खबर को जरा हमारे दर्शकों के लिए एक्सप्लेन कीजिए, आइए इसको बिग वॉल में समझाते हैं। जब आसमान पर ये फाइटर जेट्स इतनी कम ऊंचाई पर उड़े तो ये क्या सिग्नलिंग होती है? ये एक के बाद एक अमेरिका को ये कहने लगे कि अब बहुत ज्यादा मिस एडवेंचर यहां मत करो। ये फॉर्मेशन फ्लाइंग है दिनेश, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, और जिस एरिया में कर रहे हैं वो सेफ एरिया है। अच्छा। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, आपने एक न्यूज बताई थी CIWS की, क्लोज इन वेपन सिस्टम। क्लोज इन वेपन सिस्टम में गैटलिंग गन भी आती है। अच्छा। जो 4500 राउंड्स करती है पर मिनट पे, और गन फॉर्म में होती है 4500 गोलियां 1 मिनट के अंदर निकलेंगी। 1 मिनट के अंदर, और उसकी रीच सिर्फ 1.5 किलोमीटर होती है। अब मैं इसमें बताता हूं मैं इंटरप्रेट क्या कर रहा हूं। और दूसरे इसमें मिसाइल सिस्टम भी आते हैं जो 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक मार करते हैं। मतलब 1.5 किलोमीटर तक 4500 गोलियां 1 मिनट के भीतर चलाकर। मगर आप दिनेश ऐसे सोचिए, वो कौन सा टारगेट था जो उतना करीब पहुंच गया डिस्ट्रॉयर के? हाँ बिल्कुल। आप सोचिए, अगर वो टारगेट वहां तक पहुंच सकता है तो आपके रडार कहां गए, आपके सी स्किमिंग मिसाइल्स कहां गई, आपके देखने की क्षमता कहां गई? स्लीक क्लटर का इस्तेमाल करके ये चीजें डिस्ट्रॉयर तक पहुंच रही हैं, इसीलिए डिस्ट्रॉयर से इतना करीब नहीं आ पा रहे हैं। क्लोज इन वेपन सिस्टम का इस्तेमाल करने का मतलब होता है आप आखिरी घेरे तक पहुंच गए हैं। सर आप तो ये बड़ी बात कर रहे हैं, जब उन्होंने उस दिन वार्निंग दी थी कि आप इधर से गुजर रहे हैं, ये गुजरना इलीगल है। उनका एक डिस्ट्रॉयर गया था, उससे कहा गया कि आप तुरंत इंडियन ओशन की तरफ निकल लीजिए, और फौरन से पेशतर बगैर वक्त गंवाए वो मुड़ा और इंडियन ओशन की तरफ निकल लिया। तो मैं ये आपको बता रहा हूं, इसका मतलब जो कह रहे थे, मैं इससे जोड़ना चाहता हूं। जो ट्रंप कह रहे थे कि नेवी गई, आर्मी गई, एयरफोर्स गई, सब गई, तो ये कहां से आ रहे हैं कि आपको CIWS का इस्तेमाल करना वो ऐसा है कि जैसे आपने इनर वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया, उसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो जब अमेरिका ये कह रहा है कि हमने ईरान की आर्मी नष्ट कर दी, पूरी तरह से नेवी नष्ट कर दी, पूरी तरह से उनका एयरफोर्स नष्टो नाबूद कर दिया,
तो फिर ये क्या हो रहा है? CIWS ये क्लोजिंग वेपन्स का इस्तेमाल क्यों करना पड़ रहा है? जल्द हो सकती है अमेरिका और ईरान की वार्ता। बहरहाल ये भी एक बात पैरेलली चलाई जा रही है। ये खबर देखिए जरा। अगले हफ्ते ईरान और अमेरिका में वार्ता संभव। इस्लामाबाद में हो सकती है दूसरे दौर की वार्ता। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह खबर आ रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये बता रहा है कि अगले हफ्ते इस्लामाबाद में ये चर्चा हो सकती है। बट देयर आर, और यहां तो मुझको लगता है डेलिबरेट है जनरल दत्ता। लोग कहते हैं कि देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स। यहां तो मुझको लगता है ये स्लिप्स जानबूझ के बनाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, ये भी जो स्टेटमेंट है इसमें भी बोला गया कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे एक तो उन्होंने जो ऑपरेशन शुरू किया था हॉर्मुज़ में उसको रोका है, और अभी ये जो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे, और ईरान बड़ा उतावला हो रहा है बातचीत करने के लिए, इसलिए अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बातचीत होगी। जो पिछला दूसरे राउंड का इनकी बातचीत होनी थी वो तो आपको मालूम है कुछ भी नहीं हुआ। उसके अंदर रांची आए, ओमान गए, वहाँ पे चले गए रशिया, उसके बाद वापस आ गए और इनको बता दिया भाई हमारी तरफ से ये मुद्दे हैं। तो अभी जो अगली बातचीत होगी, ईरान अपने मुद्दों से वापस नहीं जाएगा। ईरान के मुद्दे जो पहले थे वो अभी भी वही हैं। वो अपना संवर्धित यूरेनियम इनको देने वाला नहीं है। वो गल्फ हॉर्मुज़ को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक नाकाबंदी अमेरिका के द्वारा की गई ख़त्म नहीं होती ईरानियन शिपिंग के खिलाफ। और उसके अलावा उसने मुआवजा मांगा है और इनको ये बोला कि आप गारंटी दीजिए आप आगे से हमला नहीं करेंगे। तो अभी अमेरिका किस चीज़ को मानेगा, किसको नहीं मानेगा, क्योंकि अभी ट्रंप को ऑफ रैंप नहीं मिल रहा। मैं कैसे विक्ट्री जाहिर करके मैं किसी तरह से अपना पीछा छुड़ाऊं ईरान से। तो ये जो आगे बातचीत होने वाली है, मुझे नहीं लगता कि कोई नया इनके अंदर जो समझौता हो पाएगा। ईरान अपनी शर्तों के पीछे नहीं हटेगा। सिर्फ संवर्धित यूरेनियम को उन्होंने 5 साल का पहले भी मानने को तैयार थे। 5 साल का वो दोबारा बोल सकते हैं इनको, लेकिन उसके अलावा इनको वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम नहीं देंगे।